जरा सोच के देखो कि आपको अचानक से एक दिन किसी लड़की की आत्मा नजर आती है, खूबसूरत, और वो आत्मा आपसे कहे कि देखो मेरा एक छोटा सा काम है, अगर तुम वो कर देते हो तो मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगी। तो आपको कैसे लगेगा दोस्तों? आज की मूवी का कॉन्सेप्ट इसी के ऊपर होने वाला है, जहां एडम नाम का लड़के को एक दिन अचानक से एक लड़की की आत्मा नजर आना शुरू हो जाती है। वो समझ नहीं पाता कि उसके साथ ही क्या हो रहा है। सिंपल, एडम की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब होती है, तो वो आत्मा उसे ऑफर करती है बढ़िया वाला कि देखो अगर तुम मेरी मदद करोगे तो बदले में मैं तुम्हारी मदद करूंगी और ढेर सारे पैसे दूंगी, लेकिन इसकी एक छोटी सी शर्त होगी। और एडम के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, इसीलिए वो शर्त को मान लेता है। मतलब बंदा एक भूत से बैट लगा रहा है, लेकिन जैसा उसने सोचा था ना वैसा कुछ नहीं होता। जल्दी उसको एहसास होने लगता है कि शर्त लगाकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो आखिर दोस्तों, जितना आसान दिखाई देने वाला ये शर्त का किस्सा कितना भयानक ट्विस्ट और टर्न्स लेने वाला है, वो आपको बिल्कुल गूज बम दे देगा बाद में। और आप कहीं पे डर का एहसास करोगे तो कहीं पे इमोशंस का। बहुत ही शानदार मूवी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी का नाम बैटिंग विद घोस्ट है। वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी? पहले ये बताइए। तो कहानी की शुरुआत होती है डेविड नाम के आदमी से, जो कि एक कब्र खोद रहा होता है, क्योंकि जिसकी ये कब्र थी उसको मरे हुए काफी टाइम हो गया है, इसीलिए अब उसकी जगह दूसरे को वहां पे रखना था। डेविड का यही काम है, कब्रिस्तान में नई आने वाली कब्रों के लिए गड्ढा बनाना और उसको वहां पे दफन करना। अभी जिसकी कब्र डेविड खोद रहा था वो एक लड़की की होती है, जिसका नाम है जेनी, जो आज से करीब 25 साल पहले मर चुकी है दोस्तों। अब हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ डेविड अपने एक दोस्त से कह रहा है कि भाई मेरा बेटा बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हारी बेटी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, कभी कोई गलत काम नहीं करता, सभी लोगों से प्यार करता है और लोग भी उसको बहुत पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों हम देख पाते हैं कि डेविड का बेटा एडम वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा उसका पिता कह रहा था। वो यहाँ कुछ बदमाश बंदों के साथ मिलकर मुर्गा फाइट में पैसे लगा रहा होता है। हाँ, मुर्गों की लड़ाई होती है, कौन जीतेगा कौन हारेगा इस पर लोग सट्टा लगाते हैं। तो एडम ने जिस पे पैसे लगाए होते हैं वो मुर्गा हार जाता है, जिससे एडम के पैसे तो गए, मुर्गा जमीन पर गिरते ही एडम का चेहरा उतर जाता है। उसको पता चल गया था, खत्म होगी कहानी। उसके आसपास खड़े बदमाश लोग अब उसको घूर कर कहते हैं कि पैसे तो लाए हो ना बेटा, लेकिन वो कहता है कि माफ करना दोस्त, जुआ हार कर भी मैं तुम लोगों को पैसे नहीं दे सकता, क्योंकि मैं एक फटीचर आदमी हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं, एक फूटी कौड़ी नहीं है। और ये सुनकर एलेक्स, जिससे सबसे ज्यादा उधारी एडम ने लेके रखी हुई थी, वो उसके पीछे पड़ जाता है। और अब कोई रास्ता ना होने पर एडम वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझता है, लेकिन बाकी लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं बिल्कुल हाथ धोके। और तब बचने के लिए एडम सीधे उस कब्र के अंदर जाकर छुप जाता है, जिसे सुबह ही डेविड ने खोदा था। वहां छुपकर वो अपने आप को उन गुंडों से तो बचा लेता है, लेकिन दोस्तों अब जो चीज उसके पीछे पड़ने वाली है उससे वो कभी पीछा छुड़ा नहीं पाएगा, शायद, या फिर वक्त बताएगा। एलेक्स और उसके गुंडों के जाने के बाद एडम जैसे कब्र से बाहर निकलता है, उसको सामने एक लड़की दिखाई देती है। पहली नजर में देखकर वो एकदम पहले घबरा जाता है, ऑब्वियसली घबरा जाएगा, लेकिन फिर उसको लगता है कि शायद ये मेरा वहम है, इसीलिए वो तो चला जाता है। लेकिन घर आने के बाद वो 2 पल सुकून की सांस क्या लिया दोस्तों। एलेक्स अपने गुंडों को लेकर वहां पहुंच जाता है, ये कहते हुए कि एडम बाहर निकल, मुझे पता है कि तू यहीं पे रहता है और अगर बाहर नहीं आए तो जान से मार डालूंगा। तो डेविड उसको समझाने की कोशिश करता है कि जरूर तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है, मेरा बेटा इस तरह की चीजों में नहीं है, ये जुआ वगैरह नहीं खेलता वो। पर एलेक्स सुनता नहीं, और तभी गली के कोने से आंटी अना निकल कर आ जाती है। वो हमेशा ड्रामा करने वाली और मोहल्ले की गॉसिप क्वीन है दोस्तों। वो एलेक्स के बिल्कुल पास आकर अचानक से चीखने लग जाती है कि हाय हाय देखो देखो सब लोगों को, इस एलेक्स ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, पकड़ो इसको। और एलेक्स हिल जाता है, वो कहता है पागल हो गई हो क्या, मैंने तो तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं और तू जानती भी है मैं कौन हूँ। तो वो जब गुस्से में उसे मारने की कोशिश करता है तभी बीच में डेविड आ जाता है, इसीलिए सारे गुंडे डेविड को पीटने में लग जाते हैं दोस्तों। और तब मजबूरन एडम को बाहर आना पड़ जाता है। वो कहता है कि देख भाई एलेक्स, तुम्हारे 1 लाख रुपए में 1 हफ्ते के अंदर दे दूंगा, कैसे भी करके, प्लीज मेरे पिता को कुछ मत करना। तो एलेक्स भी उसको 1 हफ्ते का टाइम देकर धमकाते हुए चला जाता है कि देख अगले हफ्ते पैसे नहीं मिले ना तो फिर लाश मिलेगी तेरी सीधे। अब डेविड एडम से कहता है बेटा मैंने कहा था ना जुआ नहीं खेलने के लिए, एक तो काम धंधा तुझसे होता नहीं, ऊपर से जुआ खेलकर हम सबकी जिंदगी बर्बाद करके रखी हुई है तूने। इस तरह उसके पिता उसको खूब डांट लगाते हैं, पर अना डेविड को शांत कर देती है। वैसे डेविड की पत्नी यानी कि एडम की माँ का देहांत हो गया है दोस्तों, और अना के पति को भी मरे हुए काफी अरसा हो चुका है, जिससे वो इस गाँव के अंदर अकेली है। इसीलिए वो एडम को अपने बेटे की तरह प्यार करती है और अपने पति की तरह वो डेविड का ख्याल रखती है। एडम भी अना की बहुत इज्जत करता है वैसे। तो अब रात को जब एडम नहा रहा होता है तब उसको कुछ अजीब आवाज आती है, जहाँ कोई लड़की उससे कह रही है मेरी मदद करो मेरी मदद करो। एडम के पसीने छूटने लग जाते हैं कि यार इतनी रात गए कौन ये आवाज निकाल रहा है। तभी वहाँ वो कब्रिस्तान वाली लड़की आ जाती है। उसके अचानक से यहाँ पे आने पे हमें पता चल जाता है दोस्तों ये लड़की कोई मामूली लड़की तो नहीं है, बल्कि एक आत्मा है। और उसी की कब्र को जब डेविड ने खोला था तो गलती से एडम उसके अंदर छुप गया, और इसी वजह से अब वो एडम को दिखाई देने
लगी है। एडम की हालत खराब हो जाती है कि भाई आत्मा से अब कैसे छुटकारा पाऊं। वो अपने आप को इस आत्मा से बचाने के लिए यहाँ वहाँ भगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो आत्मा उसका पीछा छोड़ती नहीं और कहती कि मेरी मदद करो ताकि मैं अपनी बेटी से मिल पाऊं। मैं नहीं जानती कि वो कहाँ पर मौजूद है। लेकिन एडम तो इतना डरा हुआ था कि बेचारा बेहोश ही हो जाता है। लेकिन अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसको लगता है आत्मा वाला सिर्फ एक सपना था। इसीलिए वो अपने डेली के काम पे लग जाता है, अपने पिता को बाइक पर सवार करता है और आज जिस घर में किसी का देहांत हुआ था वहाँ फ्यूनरल सर्विस देने चला जाता है। लेकिन तभी रास्ते में उसको उसी लड़की की आत्मा दोबारा नजर आती है, जिससे घबराकर वो वहाँ खड़ी पुलिस वाले की बाइक को ठोक देता है और पुलिस वाले गुस्से से हो जाता है लाल, पर जैसे तैसे उनसे माफी मांगकर एडम अपनी जान बचा लेता है। लेकिन जब एडम अपने पिता को फ्यूनरल सर्विस में छोड़कर कब्रिस्तान जा रहा होता है ना, कब्र खोदने, तभी वहाँ फिर से वो आत्मा आ जाती है। दोस्तों, उसे पता था कि कैसे एडम से अपना काम निकलवाना है। वो कहती है कि देखो, अगर तुम मेरी मदद करते हो मेरी बेटी को ढूंढने में तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। अब ऐसे डायरेक्ट पैसे तो नहीं दे सकती, लेकिन अगर तुम लॉटरी खरीदोगे तो विनिंग वाला नंबर मैं तुम्हें दे दूंगी, या इसी तरह से जुआ खेलोगे तो तुम्हें ही जिता दूंगी। अब तो मेरी मदद करोगे ना? और जहाँ पैसे का नाम हो वहाँ कौन नहीं झुकता यार। एडम पीछे हट जाए, ऐसा हो नहीं सकता। इसीलिए वो कहता है हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगा, पैसे के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो आत्मा कहती है इसकी एक छोटी सी शर्त होगी, जरा ध्यान से सुनो। तुम्हारा डेली लिमिट है 1 लाख रुपए। अगर डेली 1 लाख तक मुझसे मांगोगे तो मैं तुम्हें वो दिलवा लूंगी, लेकिन हाँ, इन पैसों के बदले तुम्हारे किसी अपने को तकलीफ उठानी पड़ेगी, वो भी उससे जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। मतलब गलत तरीके से पैसे तुम कमाओगे, लेकिन उसके कर्मा का बोझ तुम्हारे किसी अपने को चुकाना होगा जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। और हाँ, ये जो भी होगा ये तुम्हारे डिमांड किए गए पैसों के हिसाब से होगा। अगर तुमने एक दिन में 5,000 की डिमांड की तो तुम्हारे किसी अपने को उसी 5,000 के हिसाब से कीमत चुकानी होगी, और अगर 1 लाख की मांग की तो उसके हिसाब से कीमत चुकानी होगी। डेली लिमिट 1 लाख की है, और अगर तुमने एक दिन में 1 लाख से ज्यादा की डिमांड की तो तुम्हारे किसी अपने की जान भी जा सकती है, क्योंकि तुमने सुना ही होगा लालच बुरी बला है। एडम समझ चुका था कि उसके अपने तो अभी सिर्फ उसके पिता हैं और उन्हें कुछ होते हुए वो देख नहीं सकता, लेकिन पैसा भी तो मजबूरी है। इसीलिए वो उस आत्मा को एक नमूना दिखाने को कहता है कि मतलब किस तरह की तकलीफ उसके पिता को हो सकती है। तो अब एडम एक आदमी के पास जाता है जो छोटा सा गेम खेलकर जो जीतने पर करीब 5,000 का इनाम देता था, और आत्मा की मदद से लगातार 2 बार एडम ये गेम जीत जाता है। तभी उसको दिखाई देता है कि कुछ छोटे बच्चों ने गलती से गुलेर से उसके पिता की तशरीफ पर मार दिया है, जिससे उनको हल्की सी चोट आ गई है। तो वो बच्चों को डांट लगा देते हैं। एडम खुश कि 10,000 के बदले सिर्फ इतना सा, अरे मजा आ गया, डील पक्की। तो वो उस आत्मा से डील कर लेता है, जिसपे आत्मा कहती ठीक है, अब ये डील कभी नहीं टूटेगा। इसके बाद एडम मुर्गा फाइट के अंदर आत्मा के साथ आता है और उसको ये फाइट जिताने के लिए कहता है कि मुझे जिताओ। आत्मा ये फाइट उसको जिता तो देती है, लेकिन तभी वहाँ पे डेविड आ जाता है जो एडम को ढूंढता ढूंढता आया था। उसकी छोटी सी बात पर ये मुर्गा फाइट कर रहे बंदे के बॉडीगार्ड डेविड को इतनी बुरी तरह से मारते हैं कि उसकी हालत खराब हो जाती है, और एडम फिर सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने पिता के पास आता है। तब उसको समझ आता है कि ये फाइट जीतने की सजा उसके पिता को मिली है, जिससे एडम को बड़ा बुरा लगता है कि यार तो गलत हो गया। वो जल्दी जल्दी डेविड को घर लेके आता है, उनका ख्याल रखता है ताकि वो अपने पिता को ठीक कर सके। तो अब एडम आत्मा के पास आकर कहता है कि मुझे ये डील तोड़नी है, मैं अपने पिता को खतरे में नहीं डाल सकता। तुम ऐसा करो, मैं अगर पैसे कमाऊं तो मेरे पिता के बजाय मुझे ही तकलीफ हो। लेकिन आत्मा कहती है ऐसा नहीं हो सकता, जब तक तुम मेरा काम कंप्लीट नहीं करते तब तक ये डील खत्म नहीं होगी। मेरी बेटी को ढूंढ लो, उसके बाद तुम आजाद हो। एडम के पास दूसरा कोई रास्ता तो नहीं था दोस्तों, इसीलिए वो आत्मा से कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है, कुछ बताओ मुझे अपने बारे में कि मैं कैसे तुम्हारी बेटी को ढूंढ पाऊं। तो आत्मा कहते मेरा नाम जेनी है, मैं करीब 25 साल पहले मर गई थी जब मैंने अपनी बेटी को जन्म दिया था। जन्म देने के बाद मैं अपनी बेटी का चेहरा तक नहीं देख पाई ठीक से। मैं इस दुनिया में अकेली थी, सिर्फ एक आंटी थी जिसका नाम मिस टीना था, उन्हीं के पास मेरी बेटी थी। अगर हम टीना को ढूंढ लेते हैं तो वो मुझे मेरी बेटी से मिलवा सकती है। ये सुनकर एडम जेनी को लिए टीना को ढूंढने निकल पड़ता है। जेनी को जो एड्रेस पता था वो तो 25 साल पुराना था, लेकिन आज उस एड्रेस पर जाने के बाद वहाँ एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग खड़ी होती है और उस बिल्डिंग में कोई भी टीना को नहीं जानता था। सिक्योरिटी गार्ड से बात करने पर एडम को पता चलता है कि जो लोग पहले यहाँ पे रहा करते थे उन्हें वैसे एडम के ही गाँव भेज दिया गया है। हाँ, कोइंसिडेंटली एडम के गाँव ही भेज दिया गया है, उनको कुछ पैसे देकर, ताकि यहाँ पे बिल्डिंग की तैयारी की जा सके। इसका मतलब दोस्तों टीना एडम के गाँव में ही मौजूद है। इसीलिए एडम जेनी के साथ अपने गाँव में टीना को ढूंढने लग जाता है। उसको एक महिला मिलती है जो बताती मैं टीना को जानती तो हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो अभी कहाँ रहती है। अब यहाँ से भी कोई खास फायदा नहीं हुआ दोस्तों, और एलेक्स के 1 हफ्ते की डेडलाइन नजदीक आ रही थी। तो एडम कहता है एक बार मेरी हेल्प करो ना, मुझे उस एलेक्स को पैसे भी देने, कुछ करो जरा। तो वो सीधे 1 लाख वाली लॉटरी खरीद लेता है
अब जेनी का काम होगा कि जब विनर अनाउंस किया जाएगा तो उसको एडम के नंबर से विनर नंबर मैच करवाना होगा। इसीलिए जेनी उस जगह जाती है जहाँ पे विनर अनाउंस होगा। वहाँ पहले से ही ढेर सारी आत्माएं मौजूद हैं दोस्तों, जो सभी एडम के जैसे बंदों के लिए लॉटरी नंबर बदलने आए हुए हैं। मतलब और आत्माओं ने भी किसी से डील की होगी ऐसा कुछ। तो यहाँ पर जेनी को उन सारी आत्माओं से लड़ाई करनी पड़ती है ताकि वो एडम को जिता सके, जिसमें वो कामयाब भी रहती है। एडम तो बड़ा मस्त खुश हो चुका था, उसको तो याद ही नहीं रहता कि 1 लाख के बदले पिताजी का क्या हाल होगा। और जब वो खुशी खुशी घर वापस आता है तो उसको डेविड बहुत ही बुरी हालत में नजर आता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसका एक्सीडेंट हुआ है। हाँ, चोट गंभीर तो नहीं थी लेकिन पूरा शरीर खरोंचों से भरा होता है। ये देखकर एडम को फिर बुरा लग जाता है कि मैंने क्या कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था ये। तो इसके बाद वो अभी लॉटरी में जीते हुए 1 लाख को बाकी उसके जमा किए हुए पैसों के साथ रख देता है। जेनी कहती है इतने सारे पैसे सेव क्यों कर रहे हो, इतने पैसों से सारे कर्जे तुम्हारे चुक जाएंगे क्या? लेकिन एडम कहता है ये सेविंग है, आगे काम आएगी। वैसे मैं जब भी जुए में जीतता हूँ तो पैसे ले लेता हूँ, लेकिन जब हार जाता हूँ तो भाग जाता हूँ वहां से, फायदा ही फायदा ना। लेकिन जेनी उसको समझाती यही तो बेवकूफी है, वो एलेक्स देखना तुम्हारी जान के पीछे पड़ा हुआ है और तुम्हें कोई परवाही नहीं है अपनी। इसके बाद एडम बाथरूम में जाता है और डेविड से छुप कर इंजेक्शन वाला नशा करने लगता है। ये चीज जब जेनी देखती है तो उसको भी डर महसूस हो जाता है कि कहीं ऐसा ना हो एडम को कुछ हो गया तो मेरी बेटी को कौन ढूंढेगा, क्योंकि इस एडम के अलावा मुझे कोई देख नहीं पाएगा। अगले दिन एडम जेनी को साथ लेकर दोबारा से टीना को ढूंढने निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में ही एलेक्स और उसके गुंडे उसको नजर आ जाते हैं। जहाँ 1 हफ्ता पूरा हुआ भी नहीं था दोस्तों, फिर भी वो पैसे मांगने के लिए आ गए थे। इसीलिए एडम क्या करता, भागने की कोशिश करता है। एलेक्स भी उसके पीछे पड़ा हुआ था लेकिन कुछ कर नहीं पाता और एडम उसको नदी में फेंक देता है। तभी वहाँ पे डेविड भी आ चुका था दोस्तों। एलेक्स डेविड से कहता है कि 3 लाख रुपए मेरे बाकी हैं इस पर, जल्दी से बोलना पैसे लौटा देना वरना अंजाम बुरा होगा। डेविड हैरान कि अब 3 लाख कैसे हो गए, एडम ने तो मुझे 1 लाख बताया था। फिर वो एडम को सच सच बताने के लिए कहता है कि आखिर आजकल तू कर क्या रहा है, कहाँ से लाएंगे हम इतने सारे पैसे एलेक्स को देने के लिए। तो एडम दोस्तों आत्मा वाली बात डेविड को बताता है और डेविड तो हैरान रह गया, लेकिन जाहिर सी बात है उसको यकीन नहीं होता पहले। इसीलिए एडम उसको मुर्गा फाइट में लेके जाता है और 1 लाख एक बार में लगाकर जेनी से कहता है कि जितवा दो मुझे। वो प्रूफ करना चाह रहा था डेविड को कि आत्मा उसको जिताने में मदद कर रही है। और जैसे ही लड़ाई शुरू होती है वहाँ जेम्स नाम का बंदा आ जाता है जो और बड़ी कीमत अपने वाले मुर्गे पे लगाने के लिए आया था। जेम्स को देखकर जेनी का दिमाग गर्म हो जाता है क्योंकि वो उसको जानती थी। और तब हमें दोस्तों उस समय का सीन दिखाया जाता है जब जेम्स और जेनी रिलेशनशिप में थे और जेम्स ही जेनी के बच्चे का बाप था। लेकिन जब उसने देखा कि रिपोर्ट्स के मुताबिक जेनी लड़की को जन्म देने वाली है, उसने कहा कि अबॉर्शन करवाओ या फिर निकलो यहाँ से, क्योंकि उसको सिर्फ बेटा चाहिए था। अब जाहिर सी बात थी कोई माँ थोड़ी ना अपने बच्चे से दूर होना चाहेगी। ऐसा ही जेनी ने किया दोस्तों, वो जेम्स से दूर हो गई और फिर एक बेटी को जन्म दिया जहाँ उसका साथ देने वाला कोई नहीं था। अब जेम्स को यहाँ पे देखकर जेनी का दिमाग खराब हो जाता है। वो उसको मारने की कोशिश करती है पर आत्मा होने की वजह से मार नहीं पाती। फाइट में रेफरी को जेम्स ने खरीद के रखा हुआ था तो वो एडम वाले मुर्गे को चुपके से हराने की कोशिश करता है। एडम जेनी से कह रहा होता है कि अरे क्या कर रही हो, जिताओ ना मुझे वरना 3 से 4 लाख का कर्जा हो जाएगा। पर जेम्स के गुस्से की खातिर वो एडम की बात सुन नहीं पाती क्योंकि उसका दिमाग खराब हो गया था और उसका मुर्गा यानी एडम का मुर्गा हार जाता है। अब पैसे तो थे नहीं एडम के पास, वो डेविड को लिए वहां से भाग जाता है जहां जेम्स के गुंडे उसके पीछे पड़े होते हैं और ये दोनों भाग कर आ जाते हैं घर। तब घर आने के बाद डेविड उससे कहता है कि कहाँ गई तेरी वो आत्मा, अरे क्यों कर रहा है ये नाटक, 3 से सीधे 4 लाख हो गए ना, आखिर कैसा बेटा दिया भगवान ने मुझे यार ये। अरे क्या तुझे वो सपने याद नहीं जो हमेशा तू देखा करता था कि मुझे जिंदगी में कभी तकलीफ नहीं होने देगा, पढ़ाई लिखाई करके ऐसा इंसान बनेगा जो मेरा नाम रोशन करेगा। अरे सब भूल गया क्या तू, सब बर्बाद कर दिया तूने इस जुए की आदत में। इसीलिए आज से 24 घंटे मैं तुझ पे नजर रखूंगा और आज 2 कब्र खोदने हैं, चल मेरे साथ। इतना कहकर डेविड जबरदस्ती एडम को अपने साथ कब्र खोदने लेके जाता है। एडम की वजह से डेविड गुस्से में भी था दोस्तों और अंदर से उदास भी था कि क्या कर रहा है मेरा बेटा। इसलिए उसका ध्यान खुदाई में नहीं जाता और वो खुद के हाथों को ही घायल कर देता है। तो एडम जब देखने जाता है तो डेविड उसको दूर कर देता है कि प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो और बात को टालते हुए कहता है काम पे ध्यान दो, जल्दी काम पूरा करना है। अब एडम जेनी की हरकत से बहुत ही ज्यादा गुस्से में था कि उसने मेरी मदद नहीं की। वो कहता है कि देखो आज से हम दोनों के रास्ते अलग हैं, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। लेकिन जेनी कहती है एक और चांस दे दो मुझे, मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ, जिसके लिए आज की तुम्हारी लिमिट 2 लाख है। 2 लाख तक की तुम्हारी मदद करूंगी मैं, लेकिन सजा तुम्हारे पिता को 1 लाख के हिसाब से होगी। तो एडम जेनी को दूसरा मौका देने को तैयार हो जाता है। एडम सीधे इस बार की मुर्गा फाइट में 2 लाख लगा देता है इस उम्मीद में कि जेनी उसकी मदद करेगी। जेनी मदद करने वाली तो थी दोस्तों, लेकिन तभी उसको वहाँ से टीना गुजरते हुए दिखाई देती है। वो एडम को आवाज लगाकर कहती कि टीना से बात करो वरना वो चली जाएगी। लेकिन एडम का सारा ध्यान फाइट में होता है
इसीलिए वो जेनी की बात सुन नहीं पाता और तब जेनी खुद ही टीना के पीछे पीछे चली जाती है। इससे होता यह है कि बेचारा एडम फिर से 2 लाख हार जाता है और अब टोटल हो गए 6 लाख का कर्जा। तभी वहाँ पे फिर एलेक्स आ जाता है अपने पैसे मांगने के लिए और हारने के बाद एडम का सिर्फ एक ही हथियार था, भागना। तो वो भागना शुरू कर देता है। सभी उसको पकड़ने उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। तो एडम सीधे ब्रिज से नीचे पानी में कूद जाता है। ये देखकर एलेक्स डेविड के पास आता है फिर से और उसके पास जितने भी पैसे होते हैं वो उनसे लेने की बात करता है कि तेरा बेटा ब्रिज से नीचे कूद गया है, अगर जिंदा बच गया तो वही बाकी के पैसे देगा या फिर अगर मर गया तो तुम्हें चुकाना होगा डेविड। ये सुनकर डेविड एकदम से घबरा जाता है कि मेरा बेटा ठीक तो होगा ना। तुरंत भागकर ब्रिज के नीचे जाता है वो एडम को ढूंढने के लिए और तब उसको एडम झाड़ियों के पास इंजेक्शन वाला नशा करते हुए दिखाई देता है। ये नजारा इतना दिल तोड़ने वाला था ना डेविड के लिए कि कोई हिसाब नहीं था इस चीज का। एक तो एडम जुआ खेलता था, ऊपर से ऐसा नशा भी करने लग गया। डेविड ने सोचा था कि एडम बड़ा होकर मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन सब उल्टा हो गया। इसी वजह से डेविड बेचारा बिल्कुल टूट जाता है। इसके बाद वो उसको घर लेके आता है, क्या करता फिर बांध देता है चेन से ताकि वो बाहर ना जा सके, क्योंकि इसी तरह से उसके जुआ खेलने और नशा करने की आदत छूटेगी। और अब डेविड ने अना को काम पे लगा दिया था कि वो सिर्फ खाना लाकर उसको दे सकती है, इसके अलावा बात तक नहीं करेगी एडम से, जिस पर अना मान जाती है। लेकिन जब वो रात को खाना लेके जाती है तो एडम की हालत काफी खराब होती है। एडम अना से कहता है, अना आंटी प्लीज खोल दीजिए, मुझे बाथरूम जाना है, बहुत जोर से लगी हुई है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। अब अना को पता था कि इस कंडीशन में खोलना ही पड़ेगा, इसीलिए सबसे पहले तो वो अंदर आने के बाद कमरे का दरवाजा लॉक कर देती है ताकि एडम भाग ना सके और फिर वो उसका चेन खोल देती है। एडम तुरंत बाथरूम आ जाता है जहाँ उसने टॉयलेट सीट के नीचे भी वही इंजेक्शन छुपा के रखा हुआ था दोस्तों। और ये जो तलब थी ना इंजेक्शन ना मिलने की, इसीलिए वो तड़प रहा था, इसीलिए उसने अना को अपनी बातों में बहला लिया। और जब अना देखती है तो उसको बुरा भी लगता है, गुस्सा भी आता है। एडम को रोकने की कोशिश करती है, तब तक दरवाजे पे डेविड आ जाता है, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था तो वो अंदर जा नहीं पाता। और इधर कमरे में नशा करने के बाद एडम अना को धक्का मार के सीधे दरवाजे से टकरा जाता है, जिस वजह से दरवाजा टूट जाता है। और ये होने के बाद वो तुरंत घर से भागने लग जाता है। बाहर उसकी नजर डेविड पर जाती है दोस्तों, लेकिन वो रुकता नहीं और सीधे निकल जाता है वहां से। आज डेविड पहली बार इतना टूट चुका था लाइफ में कि क्या बोले, क्योंकि इस बार तो एडम ने अना को भी चोट पहुंचा दी। सोचता है कि अगली बार अगर मैं रोकने की कोशिश करूंगा तो ये तो मुझे भी मार डालेगा, इसीलिए वो फैसला कर लेता है कि यहाँ से वो हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा ताकि कभी भी एडम की शक्ल न देख पाए। दूसरी तरफ जेनी टीना का पीछा करते करते उसके घर पहुंच जाती है। यहाँ आने के बाद उसे घर में उसकी फोटो और बाजू में एक छोटी बच्ची की फोटो नजर आती है। बच्ची की सिर्फ बचपन वाली फोटो थी, यानी कि वो बच्ची अब जिंदा नहीं है दोस्तों। और ये देखकर जेनी का दिल बैठ जाता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बच्ची मर नहीं सकती। अब वो टीना से क्लैरिफिकेशन तो मांग नहीं सकती थी क्योंकि वो खुद आत्मा है, इसीलिए वो जाती है दोबारा एडम के पास, जो उससे इस बार तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी और अब तुम्हारी वजह से चढ़ा हुआ कर्ज मैं कैसे चुकाऊंगा। तो जेनी उसके पैरों पर गिरते हुए उससे माफी मांगती कि माफ कर दो, मुझे टीना मिल गई थी इसीलिए मैं उसके पीछे चली गई। मुझे डर है कि जिसकी मैं 25 साल से तलाश कर रही हूँ शायद वो बेटी मेरी जिंदा है ही नहीं। ये सुनकर एडम भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है और वो अपना गुस्सा जेनी से खत्म करके टीना के पास जाता है। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चलता है कि टीना मर चुकी है दोस्तों, उसका अंतिम संस्कार भी हो गया है। और अब मरने के बाद आसान था जेनी के लिए क्योंकि टीना भी आत्मा बन चुकी होगी और तब वो टीना की आत्मा से अपनी बेटी के बारे में पूछ पाएगी। लेकिन अफसोस कि टीना के शरीर को जलाकर उसकी आत्मा बहा दी गई थी। अब टीना कोई ऐसी आत्मा तो थी नहीं जो जेनी की तरह अधूरी इच्छा लिए दुनिया में भटक रही हो, और कोई ख्वाहिश न होने की वजह से टीना सीधे आफ्टर लाइफ में जा चुकी थी, इसलिए उससे बात करना जेनी के लिए अब नामुमकिन था। यही सोचकर जेनी उदास हो जाती कि अब मैं कैसे पता करूंगी मेरी बेटी जिंदा है भी या नहीं। तब वो एडम से कहती कि मैंने अपनी बेटी को ढूंढने के चक्कर में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, जिसके मैं माफी के लायक भी नहीं हूँ, लेकिन तुम अपने पिता का दिल मत दुखाओ, वो बहुत प्यार करते हैं तुमसे, ये जुआ और नशे की आदत को खत्म कर दो। तो एडम कहता है कि जुआ खेलना मेरी आदत नहीं, मजबूरी है। अगर वो लोग मुझे जुए की वजह से मार देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं वैसे भी मरने वाला हूँ। मैं जुआ इसीलिए खेलता हूँ ताकि जितनी जिंदगी बची है ढेर सारे पैसे जमा करके अपने पिता को दे सको, जैसा उन्होंने सोचा था कि मैं उनका नाम रोशन करूंगा। मैं वैसा तो कर नहीं पाया, मुझे सारी चीजें याद है, मैंने उनको क्या कहा था बचपन में, मतलब जो भी मैंने वादे किए थे। तो जेनी कहती है क्या कह रहे हो तुम, मुझे समझ नहीं आ रहा। तब एडम रिवील करता है कि मुझे कैंसर है, जो इंजेक्शन मैं लेता हूँ वो पेन किलर्स है जिसे डॉक्टर ने लेने के लिए कहा है। मुझे पता है अगर पिताजी को कैंसर के बारे में पता चला तो वो टूट जाएंगे, इसीलिए मैंने उनसे ये बात छुपाई। मैं जो पैसे जमा कर रहा हूँ वो इसीलिए ताकि मरने के बाद मेरे पिता को अच्छी जिंदगी हो। मैंने दूसरे काम करने की बहुत कोशिश की लेकिन मेरी बीमारी मेरा साथ नहीं दे पाई। मेरे पिता मुझे जितना बुरा समझे मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मैंने उनको सच्चाई बताई ना और सच्चाई सुनकर उन्हें कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। दोस्तों ये है सच्चाई, और ये सुनकर जेनी बिल्कुल हैरान हो जाती है। जितना लोग एडम को गलत समझते थे वो लोग बिल्कुल गलत थे, वो बेचारा तो खुद जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। वो एडम से जिद करती है अपने पिता के पास जाकर उनसे माफी मांगो, उन्हें सच्चाई बता दो, देखो वो जरूर तुम्हें माफ कर देंगे। इसीलिए एडम डेविड के पास आकर उसको प्यार से पिताजी कहता है पहली बार, लेकिन डेविड बेहद गुस्से में था। वो एडम को देखते ही उसको डंडे से मारना शुरू कर देता
देता है कि तेरी हिम्मत कैसे भी रही यहाँ पे आने की। एडम को मार खाता देखकर जेनी को भी बहुत बुरा लग जाता है और वो रोते हुए एडम से कह रही थी कि सच्चाई बता दो सच्चाई। लेकिन एडम ऐसा नहीं करता। वो कहता है मुझे मार कर आपके दिल को ठंडक मिलेगी ना, और मुझे खुद आपके सपने पूरा ना करने का जो गिल्ट है, इन डंडों से कुछ हद तक छुटकारा मिल जाएगा मुझे। लेकिन जब डेविड देखता है कि मार खाने की वजह से एडम को खून निकलने लग गया है तो वो तुरंत उसको गले लगा लेता है और कहता है कि बेटा तू ठीक तो है ना, कैसा पिता हूँ मैं जो अपने जान से भी प्यारे बेटे पर हाथ उठा दिया। मार खाने से तो बेचारा एडम बेहोश हो चुका था और जब उसको डॉक्टर के पास ले जाया जाता है ना, तब डेविड को सच्चाई पता चलती है कि एडम को कैंसर है। और इस चीज से बेचारे डेविड को जो सदमा लग जाता है ना दोस्तों, कि जिस बेटे ने मेरे लिए इतना कुछ किया, एक पिता होकर मैं उसे समझ नहीं पाया, पिता कहलाने के लायक नहीं हूँ मैं। खुद को सारी चीजों का दोष दे रहा होता है डेविड। डॉक्टर ने कहा है फिलहाल कि 15 लाख लगेंगे इलाज को, वरना एडम नहीं बचेगा। इसीलिए बिना एडम को बताए डेविड जेम्स के पास जाता है जमीन के पेपर्स लेकर, ताकि जमीन बेचकर कुछ पैसे आ जाएं। लेकिन जेम्स कहता है पहले एडम ने जुए में जो पैसे हारे हैं, इंटरेस्ट मिलाकर जमीन का पैसा बराबर हो गया, अब तुम्हारी जमीन मेरी हुई, कोई दूसरी चीज बेच सकते हो तो बताओ। डेविड सोच में पड़ जाता है कि क्या करे। एडम डिस्चार्ज होकर घर आ जाता है और डेविड अब उसको बहुत ही प्यार करता है, अपने हाथों से उसे खाना खिलाता है, अपने ही हाथों से उसको नहलाता भी है। जो प्यार गुस्से की वजह से वो नहीं दे पाया था, वो सारा प्यार वो एडम को निछावर कर देता है। अब दूसरी तरफ जेम्स की नई गर्लफ्रेंड भी प्रेग्नेंट होती है, जिसे भी लड़की होने वाली थी। जेम्स उसको अबॉर्शन करने को कहता है, लेकिन वो नहीं मानती, तो जेनी की तरह वो उसको भी धक्के मार कर बाहर निकाल देता है। इधर एडम अना के पास आता है और उन्हें एक कपल अंगूठी देकर कहता है, ये अंगूठी मैंने आप दोनों के लिए संभाल के रखी हुई थी, ताकि आप दोनों एक दूसरे को पहना सकें, क्योंकि मैं जानता हूँ आप मेरे पिता को बहुत ही पसंद करती हो, उनका ख्याल भी रखती हो, लेकिन अफसोस कि शायद वो पल मैं देख नहीं पाऊंगा। इसीलिए मैं आपको ये जिम्मेदारी सौंपना चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरे पिता का ख्याल रखना। बेचारी अना इमोशनल हो जाती है दोस्तों। और अब 15 लाख का बंदोबस्त करने डेविड दोबारा से जेम्स के पास जाता है अपने घर के पेपर्स को लेकर। वो घर 15 लाख में बेचना चाहता था, जबकि मार्केट वैल्यू उस घर की 20 लाख रुपए है। लेकिन जेम्स कहता है आजकल कौन घर खरीदता है, देखो मैं फिर भी तुम्हें ऑफर दूंगा 7 लाख रुपए का। इतने में घर देना है तो ठीक है, वरना इलाका तो मेरा है ही, कोई तुमसे घर नहीं खरीदेगा और ऐसे ही रह जाओगे। बेचारे डेविड के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो उतने में ही घर बेच देता है और अपने ही घर में किराए पर रहने के लिए मजबूर हो जाता है कि अगर उसका बेटा ठीक हो गया तो घर से ज्यादा कीमती तो बेटा है उसके लिए। अगले सीन में जेम्स के गुंडे एडम के घर पर आकर डेविड को पीटने लग जाते हैं कि किराया कौन देगा, इतने टाइम से रह रहा है। डेविड कहता है थोड़े टाइम की मोहलत तो दो, मैं किराया दे दूंगा। और एडम ये सुनकर हैरान कि ये तो हमारा ही घर है, अपने घर का किराया कौन देता है। और तब उसको पता चलता है कि डेविड ने उसके इलाज के लिए ये घर बेच दिया। इस चीज को जानकर बेचारा टूट जाता है, क्योंकि वो कोशिश में लगा हुआ था कि मरने के बाद उसके पिता सुकून से रह पाए, लेकिन उसके पिता ने उसके खातिर सब कुछ खत्म कर दिया। जेम्स के गुंडे डेविड को मारने लग जाते हैं और एडम जब बीच में आता है तो वो लोग उसको भी नहीं छोड़ते। तब एडम जो पैसे जमा किया करता था किराए के तौर पर, वो पैसे दे देता है, इसलिए अभी तो वो लोग चले जाते हैं। लेकिन पिता की इस हरकत से एडम बहुत ही नाराज होता है। तब डेविड एडम से कहता है कि बेटा मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो, इस घर और जमीन का मैं क्या करूंगा। लेकिन एडम अभी भी गुस्सा था अपने पिता से, तो डेविड उससे कहता है कि तेरी मदद वो आत्मा करती है ना, चल ठीक है एक बार गेम खेलते हैं, क्या पता हमें हमारा घर वापस मिल जाए। और दोस्तों यहाँ पे दिक्कत ये थी कि एडम को पता था कि 1 लाख से ज्यादा पैसे जीतने के लिए कौन सी कीमत चुकानी होगी। आत्मा ने कहा था ना कि मौत आ सकती है किसी तुम्हारे फेवरेट इंसान को, लेकिन फिर भी एडम आखिरी गेम खेलने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये बाप बेटे दोनों मुर्गा फाइट में पहुंच जाते हैं, जहां इस बार जेनी अच्छे से तैयार थी एडम को जिताने के लिए। उसके पिता एडम को सीधे 15 लाख का दाव लगाने को कहते हैं, ताकि इनसे मिले पैसों से वो अपने बेटे का इलाज करवा सके। तो एडम भी 15 लाख लगा लेता है, क्योंकि वो चाहता था अपने पिता का घर वापस हासिल करना। उसे पता था इसका अंजाम क्या हो सकता है, लेकिन फिर भी वो दाव लगा लेता है और अपने पिता के सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता है, ताकि उन पर आने वाला हर खतरा खुद पे झेल ले, क्योंकि यही उसका प्लान था। अब 15 लाख सुनकर तो एक पल के लिए जेम्स हैरान हो जाता है, इसलिए वो सीधे एडम का घर ही दांव पे लगा देता है कि तुम जीते तो तुम्हें तुम्हारा घर मिल जाएगा, और हारे तो जीते जी नरक के दर्शन करवा दूंगा। एडम मान जाता है। लड़ाई होती शुरू। जेम्स का रेफरी पार्टनर उसके वाले मुर्गे को जिताने की पूरी कोशिश में होता है, लेकिन जेनी एडम के मुर्गे को जिता रही होती है। और तभी एडम नोटिस करता है कि जेम्स की गर्लफ्रेंड वहाँ पे आई हुई है, जिसे उसने धक्के मार के भगा दिया था, और उसके पास बॉटल में कुछ तो है। उसी के साथ साथ हवाएं भी काफी तेज चल रही होती है, जिससे छत पे लगा छप्पर हिल रहा होता है। एडम समझ चुका था कि 15 लाख की कीमत चुकाने का टाइम आ चुका है, और जैसे ही जेनी एडम को जिताती है, छप्पर टूटकर सीधे डेविड की गर्दन को अलग करने की कोशिश करता है, पर समय रहते एडम उसे पीछे करके बचा लेता है। लेकिन ये चीज यही नहीं रुकती। जीतने वाला मुर्गा जैसे ही उछलता है, उसके पैर में
लगी हुई चेन का लॉक टूटकर सीधे डेविड की गर्दन की ओर बढ़ने लग जाता है और तब एडम दोबारा बीच में आकर डेविड को बचा लेता है, लेकिन एक लॉक सीधे उसके गर्दन में घुस जाता है। दोस्तों, अफरा तफरी का फायदा उठाकर जेम्स की गर्लफ्रेंड उसके प्राइवेट पार्ट में तेजाब डाल देती है, जिससे जेम्स के लड़का लड़की करने का सिस्टम ही खत्म हो चुका था। एडम जीता। जीतने की कीमत चुकानी थी डेविड को अपनी जान देकर, लेकिन यही तो एडम का प्लान था कि वो खुद की जान गंवा देगा अपने पिता के लिए, जिसमें वो कामयाब रहा। एडम अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है और बेचारा डेविड उसको कंधे पे बिठाए हुए हॉस्पिटल लेके जा रहा होता है, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता। जेनी भी ये देखकर बहुत रोती है कि आज उसकी वजह से एडम को ये तकलीफ उठानी पड़ी। और तब अचानक से जेनी डेविड को दिखाई देने लग जाती है, क्योंकि कुदरत भी यही चाहती थी कि जो सच अभी छुपा है वो सामने आ जाए। और तब जेनी को देखकर डेविड रिवील करता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, अपने बेटे को मरता हुआ देखने? हाँ, ये सच है, एडम मेरा नहीं बल्कि तुम्हारा बेटा है, क्योंकि जिस टाइम तुमने अपनी बेटी को जन्म दिया था उसी टाइम मैं हॉस्पिटल में ही मौजूद था। तुम्हारे मरने के बाद टीना बच्चे के लिए बहुत परेशान थी कि वो कैसे संभालेगी बच्चे को, और तब मैंने ही तुम्हारे बच्चे को अडॉप्ट किया, क्योंकि मेरी कोई औलाद नहीं थी। रिपोर्ट्स तो ये दर्शा रही थी कि तुम्हारी बेटी होगी, लेकिन असल में वो बेटा था, और वो बेटा यही आज तुम्हारे सामने अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। जिसे तुम ढूंढ रही थी वो तो तुम्हारे सामने ही था, लेकिन तुम उसे पहचान नहीं पाई। और ये जानकर जेनी बर्दाश्त नहीं कर पाती कि मेरा बेटा मेरे साथ था, जिसे एक बदनसीब माँ पहचान नहीं पाई। एडम भी ये जानकर खुश हो जाता है और अपनी माँ को देखकर अपनी आखिरी सांस लेता है। दोस्तों, एडम ने अपने पिता को उनका घर तो लौटा दिया, लेकिन वो दुनिया को अलविदा कह चुका था। जेनी और डेविड दोनों की जिंदगी पर मानो एक पहाड़ टूट गया हो। दोनों के आंसू रुकने का नाम नहीं लेते यार। सैड एंडिंग हो गई। डेविड घर जाता है तो उसको एक गिफ्ट बॉक्स मिलता है, जिसे एडम ने रखा हुआ था उस टाइम के लिए जब वो ये दुनिया छोड़कर जा चुका होगा। उस बॉक्स में लिखा था मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज, और वो वहाँ पे रखा होता है, और वहाँ रखा होता है एक आईना, जिसमें डेविड अपनी शक्ल देख पा रहा था। यानी कि वही एडम की जिंदगी की सबसे कीमती चीज था, जो चीज डेविड का दिल तोड़ के रख देती है। दोस्तों, वो पुलिस से शिकायत करके इलीगल मुर्गा फाइट को बंद करवा देता है, ताकि उसके बेटे की तरह किसी और का बेटा ऐसे जंजाल में ना फंसे। और इसी सैड या बैड एंडिंग पे मूवी यहाँ पे खत्म होती है। बाकी आप बताइए आपको कैसा फील आया। मिलते हैं अगली वीडियो में। ध्यान रखें अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।